जय श्री कृष्ण। गीता धाम ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। क्लास 7 विषय सामाजिक विज्ञान, दिनांक 2/12/20, अध्याय 5 शासकीय इमारतें, जिसके अंतर्गत बाग, मकबरे तथा किले। जैसे शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण मिला। शाहजहां के शासनकाल में अवध निर्माण कार्य चलते रहे। विशेष रूप से आगरा, दिल्ली के सार्वजनिक तौर पर व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह, कक्षों, दीवान खास और दीवान आम की योजना बहुत सावधानीपूर्वक बनाई जाती थी। विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चील, सुतून तथा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उनका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्राय किबना या नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुख करके बैठता था। वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का और इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतीक था। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व था। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किला के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतर संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ों काम की एक संगला बनाई गई। पौराणिक यूनानी देवता आर्थियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया है। और ऐसा माना जाता है कि आर्थियस का संगीत आक्रामक संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर देता था। आर्थियस संगीत का आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था। शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण ये सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ सम्मान व्यवहार करेगा, सभी सद्भाव के साथ रह सकेगा। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा, शाहजहां की राजधानी
आगरा शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर के विशेष वर्गों में अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर कराया था। इसका निर्माण 4 बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। बाग में निवास स्थान 4 बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनार पर होता था। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने तो नया शहर निर्मित करवाया। उसे शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा पात्र अभिजातों जैसे बड़े बेटे दाराकिशोर को ही नदी ताजमहल का निर्माण 1643 में किया। एक नक्शे में आगरा की नदी बाग शहर की पुनर्कलित दृश्य है। ध्यान दें कि कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित है। ताजमहल बाईं ओर है। दिल्ली के शाहजहानाबाद की योजना की तुलना आगरा की योजना से करें। 1850 का शाहजहानाबाद का एक नक्शा बादशाह का निवास कहाँ है। शहर काफी घना बसा हुआ लगता है, लेकिन क्या आपको यहाँ कई बड़े बाग भी दिखाई दे रहे हैं? क्या आप मुख्य इमारत जामी मस्जिद ढूंढ सकते हैं तक पहुँच मिली थी। इन सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। क्षेत्र और साम्राज्य 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर की कई जगह थी। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की कलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। विशाल साम्राज्यों के निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों तथा वास्तुकलात्मक शैलियों के प्रसंस्करण में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों की छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया।
मुगलों को ये बंगला गुंबद और अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतें गुजरात मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव मिलता है।